चलिए, जय हिंद, जय हिंद। सब लोग अच्छे हैं? चलिए, अच्छा ही होना चाहिए। इससे पहले जो हमने पढ़ा था वो हमारा टॉपिक क्या था, किसी को याद है? कल जो पढ़ा था हमने पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग के बारे में पढ़ा था, हमने बजट के बारे में पढ़ा था, क्या स्टेप है उसको। और फिर हमने देखा था कि जो कमेटियां होती हैं पार्लियामेंट में, वो सारी चीजें हमने देखी थी। तो किसी को बजट के स्टेप याद है कि मतलब बजट हमारा कितने स्टेप में पास होता है? 6 स्टेप। कोई लाइन बाय लाइन बता सकता है क्या, कौन सा पहले कौन सा बाद? हाँ बताओ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सही बात सही बात। चलिए, और हमने क्या ये बताइए कि सिर्फ बजट के द्वारा ही हम लोग कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसा निकाल सकते हैं? कोई और साधन है उसके निकालने के? वोट्स ऑफ अकाउंट, वोट्स ऑफ क्रेडिट और एक्सेप्शनल ग्रांट। वोट्स ऑफ अकाउंट क्या था? वोट्स ऑन अकाउंट क्या था? क्या था? इंटरिम बजट, मतलब नए बजट के आने से पहले जो गैप होता है उसी को चलाने के लिए। और वोट्स ऑन क्रेडिट क्या था? ब्लैंक चेक। यस, एक एक लाइन में याद रखिए। और एक्सेप्शनल ग्रांट, कोई अलग से कोई एक्सेप्शन काम हो जाता है। चलिए ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है ये रहने वाला है सुप्रीम कोर्ट, न्यायपालिका के बारे में, जुडिशरी के बारे में। जुडिशरी के बारे में रहने वाला है, न्यायपालिका। तो चलिए एक एक करके देखते हैं हम लोग न्यायपालिका के बारे में। कहीं पर भी कंफ्यूजन होगी टॉपिक खत्म होने के बाद आप लोग पूछ लीजिएगा। चलिए, जुडिशरी के बाद में बात करने के लिए, सुप्रीम कोर्ट के बारे में बात करने के लिए चलिए थोड़ा सा एक पिलर हम बनाते हैं। हमारे यहाँ जुडिशियल सिस्टम कैसे है? तो देखिए, एक हमारे पास सुप्रीम कोर्ट है, प्रेजेंट में 25 हाई कोर्ट्स हैं, और उसके नीचे है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। और इस सिस्टम को हम लोग कहते हैं इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम, मतलब एकीकृत न्यायपालिका। तो देखिए, हमारे यहां जो सिस्टम है जुडिशियल सिस्टम, वो है एकीकृत न्यायपालिका, मतलब इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम। मतलब हमारे सभी कोर्ट एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। मतलब अगर आप कोई भी क्राइम या किसी भी केस को यहां पर हार जाते हो या जीत जाते हो, तो आप इसको यहां पर अपील कर सकते हो, फिर यहां पर अपील कर सकते हो। इसलिए ये एक दूसरे से क्या है, जुड़े हुए हैं। लेकिन हमारे यहां इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम है, लेकिन सभी के सभी न्यायपालिका स्वयं में स्वतंत्र है, इंडिपेंडेंट है। इंटीग्रेटेड है इसका मतलब ये नहीं कि सुप्रीम कोर्ट के अंडर में हाई कोर्ट आते हैं, हाई कोर्ट के अंदर में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आते हैं, ऐसा नहीं है। सब अपने जगह पर फ्री हैं, लेकिन एक दूसरे से जुड़े हुए इसलिए हैं, अगर ये जजमेंट देता, इसको कहीं चैलेंज नहीं कर पाते, अपील नहीं कर पाते, तो हम कहते हैं कि दोनों इंटीग्रेटेड नहीं है। लेकिन हम इसको चैलेंज कर लेते हैं, इसलिए इंटीग्रेटेड है। अगर कोई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने कोई जजमेंट दिया तो वो पूर्णतः 100% वैलिड होता है। अगर आप चाहो तो चैलेंज करो, चाहो तो ना चैलेंज करो। अगर नहीं चैलेंज करते हो तो वैलिड है। इसलिए हमारे सारे जुडिशियल सिस्टम में सारे पिलर इंडिपेंडेंट हैं। तो स्वतंत्र क्यों है और इंटीग्रेटेड क्यों है, ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखिए, हमारे यहाँ 1935 का एक्ट जो आया था, उसमें कहा गया था कि फेडरल है, यानी हमारे देश के लिए एक क्या होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट होना चाहिए। लेकिन जो प्रेजेंट में हमारे सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई है, ये करेंटली सुप्रीम कोर्ट की स्थापना जो हुई है वो कब हुई थी? 28 जनवरी 1950। 28 जनवरी 1950 को जो हमारा दिल्ली का सुप्रीम कोर्ट है, ये एक्शन में आया। अब देखिए, शुरुआत में इसको पढ़ने के लिए हम लोग एक एक करके सारी चीजें मैं एक एक करके लेके चलूंगा, आप टेंशन बिल्कुल मत ले लीजिए। हमारे आर्टिकल 1 to 4 124 में, और यही आर्टिकल बस ध्यान रखना है, एक आर्टिकल 1 to 4, आर्टिकल 129, आर्टिकल 134, आर्टिकल 139 और आर्टिकल 143 ही आपको याद रखना है। मैं सारी बताऊंगा आपको। आर्टिकल 124 में सुप्रीम कोर्ट के बारे में बात कहा गया है
कि भारत का एक सुप्रीम कोर्ट होगा जो फिलहाल में कहां पर है, दिल्ली में है। सुप्रीम कोर्ट जब हमारा सुप्रीम कोर्ट शुरुआत में बना था तो हमारे यहां कितने जज थे, तो आप कहोगे 1+7। मतलब जब हमारा सुप्रीम कोर्ट बना था तो उस समय एक मुख्य न्यायाधीश, जिसको मैं बार बार देखिए CJI कहूंगा, मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। जब भी मैं CJI बोलूंगा आप समझ जाइएगा मुख्य न्यायाधीश। तो शुरुआत में एक न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश और 7 अदर न्यायाधीश रहते थे। एक और चीज ध्यान रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को जज कहना ठीक नहीं होता है, उनको जस्टिस कहा जाता है, न्यायाधीश कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। ओके, तो अगर मैं बार बार अगर जज कह दूंगा तो आप लोग इसको बुरा मत मानिएगा कि यार कहां जज कह रहे हो, ठीक है ना। न्यायाधीश होता है, ये सही शब्द होता है। तो एक CJI, अब बाकी 7 क्या बोलते हैं, अदर मेंबर्स थे, अदर जज थे। लेकिन प्रेजेंट में आप ध्यान रखिएगा, अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट नंबर ऑफ जजेज अमेंडमेंट एक्ट 2019 आया और इसके द्वारा हमारे भारत में अभी फिलहाल में सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या कितनी है, तो आप कहोगे 1+33, यानी CJI कितने हैं, 1 और अदर जजेज कितने हैं, 33। ओके, अब देखिए बात करते हैं हम लोग मुख्य न्यायाधीश और अदर न्यायाधीशों के नियुक्ति के बारे में, कैसे ये अपॉइंट होते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे अपॉइंट होते हैं। देखिए अपॉइंटमेंट में अगर बात किया जाए तो सुप्रीम कोर्ट के जजों की अपॉइंटमेंट करता है हमारा प्रेसिडेंट। कौन करता है, प्रेसिडेंट। लेकिन कुछ आपको समझना पड़ेगा, 2-3 चीजें हैं। देखो हमारे सुप्रीम कोर्ट में जो जजों को अपॉइंट करने का काम है वो तो प्रेसिडेंट के पास है, लेकिन एक्चुअल में प्रेसिडेंट मुंह उठा के किसी को भी कोर्ट में जज में नहीं बना सकता। क्यों नहीं बना सकता और क्या सिस्टम है, तो चलिए देखते हैं। पहली बात तो एक व्यवस्था है कोलेजियम की, आपने सुना होगा कोलेजियम सिस्टम। कोलेजियम सिस्टम में क्या होता है कि 1+4 मेंबर होते हैं सुप्रीम कोर्ट के। 1 कौन, CJI, और 4 जो सबसे सीनियर मोस्ट जज होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो इसके मेंबर होते हैं। अब आप सोचिए सीनियर कौन, क्या एक मेंबर है जिसकी उम्र 60 साल है, एक की उम्र 59 ईयर है, तो आपके हिसाब से सीनियर कौन हुआ, 60। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में सीनियरिटी तय होती है कि आपने वहां पर कितना समय बिताया। अब अगर 59 ईयर वाला 3 साल से सुप्रीम कोर्ट में है और 60 ईयर वाला 2 साल से सुप्रीम कोर्ट में है, तो एज में तो ये सीनियर है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में सीनियर कौन है, ये वाला। तो इसलिए जो सीनियर 4 जज होते हैं वो जज और हमारा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये एक व्यवस्था होती है कोलेजियम की व्यवस्था, जिसमें 5 मेंबर होते हैं। यही कोलेजियम्स क्या करते हैं, प्रेसिडेंट को रिकमेंडेशन देते हैं कि कौन व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट का जज या CJI होगा, कौन व्यक्ति अदर हाई कोर्ट्स का जज या CJH, यानी CJH का मतलब होता है चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। तो यही बताते हैं कि कौन सुप्रीम कोर्ट में जज बनेगा, कौन हाई कोर्ट में जज बनेगा, किस जज को एक जगह से ट्रांसफर करके दूसरी जगह करना है, ये सारी रिकमेंडेशन कौन करता है, कोलेजियम करता है। और इस कोलेजियम की जो रिकमेंडेशन होती है वो प्रेसिडेंट पर बाइंडिंग होती है, मतलब प्रेसिडेंट को वो मानना ही पड़ेगा, ये ध्यान रखेगा। अब इसी को काटने के लिए, क्योंकि सोचिए जज खुद अपने आप को नियुक्त कर लेंगे तो ऐसे क्या होगा, पता चले सब अपने रिश्तेदार को ही भर ले। तो इसलिए सरकार ने कहा कि देखो एक काम करते हैं, हम लोग एक कानून बनाते हैं, NJAC, इसका फुल फॉर्म है नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमेटी, NJAC। ये एक्ट आया था, मतलब नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमेटी, ये एक्ट आया था कह सकते हैं 2014 में। और इस एक्ट में क्या प्रोविजन थे, इस एक्ट में प्रोविजन ये थे कि जो कोलेजियम के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति होती है वैसे ना हो, कुछ ही और माध्यम से होगा। NJAC नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमेटी, यानी एक कमेटी होगी जिसमें 3 सीनियर मोस्ट जज, 3 सीनियर मोस्ट जज में मतलब एक हमारा सुप्रीम कोर्ट का CJI रहेगा ही रहेगा, तो 3 सुप्रीम कोर्ट से मेंबर और 3 हमारे सरकार की तरफ से। तो सरकार की तरफ से एक लॉ मिनिस्टर भी होंगे, तो 3 सरकार की तरफ से और 3 सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, ये दोनों लोग मिलके
कौन जज होगा सुप्रीम कोर्ट का वो अपॉइंट करने की रिकमेंडेशन देंगे। लेकिन बाद में चल के ये जो एनजेएसी, हाँ ध्यान रखेंगे, ये संविधान संशोधन कौन सा था? 99 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था, ये ध्यान रखिएगा। 99वां संविधान संशोधन था, ये लागू हो गया, प्रेसिडेंट ने सब सिग्नेचर कर दिया। लेकिन बाद में चल के आप जानते हो कि हर कानून की लीगैलिटी को चेक करने के लिए कोर्ट एक व्यवस्था रखता है जिसको कहते हैं हम कि जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक पुनराविलोकन। और जब कोर्ट ने इसके रिव्यू किया तो पाया कि देखो, अगर न्यायपालिका को स्वतंत्र रखना है तो न्यायपालिका को, जुडिशरी को फ्री रखने के लिए आपको इसमें किसी बाहरी का हस्तक्षेप नहीं रखना पड़ेगा। और 3 मेंबर सरकार के हैं, तब तो 3 मेंबर जब सरकार के हैं तो सरकार भी चाहेगी जिसको वो अपॉइंट हो जाएगा, तो सरकार उसी को अपॉइंट करेगी जो उसके फेवर में होगा। तो इससे जुडिशियल सिस्टम में क्या आ जाएगी? गड़बड़ी आ जाएगी। इसलिए इन्होंने कहा कि ये क्या है? एनजेएसी कानून नल एंड वाइड है, मतलब शून्य है, ये लागू नहीं हो सकता। तो अभी कौन व्यवस्था लागू है? कोलिजियम। अब देखिए, किसी भी व्यक्ति को अगर, थोड़ा मिटा दे, मुझे जगह चाहिए। अगर किसी भी व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट का जज बनना है या सीजेआई बनना है तो क्या एलिजिबिलिटी है उसकी? देखिए, कोई भी व्यक्ति डायरेक्ट बाहर से सुप्रीम कोर्ट का सीजेआई नहीं बन सकता, यह ध्यान रखिएगा। क्यों? क्योंकि कहा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट का सीजेआई वही होगा, सुप्रीम कोर्ट का सीजेआई वही होगा जो सुप्रीम कोर्ट का सबसे सीनियर मोस्ट न्यायाधीश होगा। इसीलिए आने वाले 10-20 साल तक आप बता सकते हो कैलकुलेशन के माध्यम से कि कौन सा व्यक्ति आने वाला सीजेआई होगा, क्योंकि वो सीनियरिटी चेक कर लो, बता दो आराम से। तो ध्यान रखिएगा, हमारे सुप्रीम कोर्ट के जजों की एलिजिबिलिटी क्या है? पहला, कहा जाता है कि वो 5 साल क्या हो? हाई कोर्ट का जज रहा हो, मतलब या तो वो 5 ईयर हाई कोर्ट में जज रहा हो, और सेकंड कहते हैं कि 10 ईयर का एडवोकेट प्रैक्टिस किया हो। अब बताइए, एक व्यक्ति 2021 में लॉ की डिग्री प्राप्त कर लिया और 10 साल बाद क्या वो सुप्रीम कोर्ट का जज बन जाएगा? नहीं। पूछो क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट, जब व्यक्ति लॉ की डिग्री प्राप्त करता है तो बस एक लॉ ग्रेजुएट है, उसको एडवोकेट बनने के लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया में क्या करना पड़ता है? रजिस्टर। जब वो रजिस्टर होगा, 10 ईयर प्रैक्टिस करेगा, तब हम उसको एडवोकेट प्रैक्टिस मानेंगे। समझ गए ना बात को? तो 10 ईयर या तो एडवोकेट प्रैक्टिस हुआ और या तो 5 ईयर क्या होगा? हाई कोर्ट का जज रहा। तीसरा, अगर ये दोनों नहीं है, राष्ट्रपति की नजर में कोई बहुत ही अच्छा लॉ का जानकार है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं विधि का ज्ञाता, अगर लॉ का बहुत बड़ा जानकार है तो भी वो सुप्रीम कोर्ट का जज बन सकता है, ये ध्यान रखिएगा। अब जो भी सुप्रीम कोर्ट में सबसे हाईएस्ट सीनियर मोस्ट होगा वही उसका क्या हो जाएगा? सीजेआई हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। अब ये 5 साल हाई कोर्ट का जज चाहे 1 हाई कोर्ट में हो, चाहे 2 हाई कोर्ट में हो या 10 हाई कोर्ट में हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, कितने भी 5 साल का होना चाहिए, ये होना चाहिए। अच्छा, क्या कोई मिनिमम एज है? क्या मिनिमम एज? तो आप कहोगे नहीं, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने की मिनिमम एज कोई नहीं है। हाँ, मैक्सिमम एज है, यानी कोई भी व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट का जज कब तक बना रह सकता है? तो आप कह दोगे कि कोई भी व्यक्ति मैक्सिमम 65 ईयर तक सुप्रीम कोर्ट का क्या रह सकता है? जज बना रह सकता है। जैसे ही 65 कंप्लीट हो जाएगा वो खत्म। अब आप मैक्सिमम हर जगह पढ़ते हो 5.65, 4.65, 6.65, ये सिस्टम नहीं है यहाँ पे। अगर कोई व्यक्ति 50 साल में ही सुप्रीम कोर्ट का जज बन गया तो भी वो कब तक रहेगा? 65। अगर 64 साल में ही बन गया तब भी कहां रहेगा? 65। ये ध्यान रखिएगा, मिनिमम उम्र कोई भी सुप्रीम कोर्ट में नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। ओके, अब चलिए, अब बाकी सारी चीजें जानते हैं आप लोग। भारत का नागरिक होना चाहिए, पागल दिवालिया नहीं होना चाहिए, और क्या बोलते हैं कि लाभ का पद यानी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट न रखता हो, ये चीजें। अब देखिए, एक लीगलिटी, एक चीज और है कि जब, अगर आपसे एक फैक्ट ये भी ध्यान रखिएगा कि पहले हमारे सीजेआई कौन थे? कानिया जी, कानिया जी, ध्यान रखना। और प्रेजेंट में कौन से हैं? एनवी रमना, ध्यान रखिएगा, 48 नंबर के हैं, तो एनवी रमना, इनको भी ध्यान रखिएगा। अब देखिए, 73 से पहले, 73 से पहले एक प्रकार का कह सकते हो कि ये प्रैक्टिस था कि जो भी सुप्रीम कोर्ट का जज होगा
सीजेआई होगा वो सीनियर मोस्ट होगा। लेकिन बाद में चल के 1773 में एक महान आत्मा थे जिनका नाम था एएन राय, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, एएन राय। एएन राय ने, जैसे इंदिरा गांधी की सरकार थी, एएन राय को वो तीसरे नंबर के सीनियर मोस्ट थे, यानी उनके ऊपर 2 लोग सीनियर थे। लेकिन 1773 में इन्होंने 2 लोगों को सुपरसीड करके क्या बन गए, सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई बन गए। तो ध्यान रखिएगा, ऐसा कभी हुआ है इतिहास में कि सीनियर के अलावा भी कोई मुख्य न्यायाधीश बन गया है, तो वो कौन है, आप ध्यान रखिएगा, उनका नाम क्या है, तो आप कहोगे एएन राय। एएन राय 1973 में 2 लोगों को पास करके क्या बन गए थे, मुख्य न्यायाधीश बन गए थे। बाद में चल के 1993 में यह कहा गया कि अब सुप्रीम कोर्ट का जो भी चीफ जस्टिस होगा वो सुप्रीम कोर्ट का सबसे सीनियर मोस्ट मेंबर होगा। तो 1993 से ये परंपरा क्या हो रही है, कंटिन्यूअस चली आ रही है। तो इसको आप ध्यान रखिएगा। अब चलिए कुछ और बातें करते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट के जो जज होंगे उनको ऑथ यानी शपथ कौन दिलाएगा, कोई बता दे, राष्ट्रपति। और त्यागपत्र किसको देंगे, ये त्यागपत्र किसको देंगे, अरे सुप्रीम कोर्ट के जज त्यागपत्र किसे देंगे, प्रेसिडेंट को देंगे, ठीक है। और ठीक है, शपथ इनको कौन दिलाएगा, प्रेसिडेंट। त्यागपत्र इनको, त्यागपत्र ये किसको देंगे, आप कहोगे प्रेसिडेंट। अब देखिए, अब एक शब्द है रिमूवल ऑफ सीजेआई और एससी हाई कोर्ट के जज। जस्टिस शब्द है, ध्यान रखिएगा, मैं बार बार बोल रहा हूं, न्यायाधीश शब्द है, जस्टिस शब्द है, इसको ध्यान रखिए। अब कैसे हटाते हैं, कैसे इनको ऑफिस से रिमूव करते हैं। अगर आपसे पूछेगा कि कौन सुप्रीम कोर्ट के जज को हटा सकता है, रिमूव कर सकता है, इम्पीच नहीं, रिमूव करेगा, तो आप कह दोगे कि ये पावर किसके पास है, आप कह दोगे कि ये पावर किसके पास है, पार्लियामेंट के पास है। क्या राष्ट्रपति इनको पद से हटाएगा, आप कहोगे नहीं। क्या स्टेट का विधानसभा यानी लेजिस्लेचर इसको हटाएगा, आप कहोगे नहीं। क्या इलेक्शन कमीशन हटाएगा, नहीं। इनको कौन हटाएगा, सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट। तो कैसे हटाएगा, चलिए देखते हैं क्या। देखिए, किसी भी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, हाई कोर्ट के अदर न्यायाधीश या फिर सुप्रीम कोर्ट के अदर जज, इनको हटाने के लिए अगर आपको प्रपोजल लाना है तो आप पार्लियामेंट के किसी भी हाउस में, या तो लोकसभा या तो राज्यसभा, किसी भी हाउस में बिल को क्या कर सकते हो, इंट्रोड्यूस कर सकते हो। जैसे ही बिल को आप इंट्रोड्यूस करोगे, बिल को इंट्रोड्यूस करने से पहले आपको कुछ लोगों को सिग्नेचर चाहिए। जैसे अगर आप लोकसभा में बिल को इंट्रोड्यूस करते हो तो लोकसभा के 100 मेंबर उस पर सिग्नेचर करने चाहिए। अगर आप राज्यसभा में इंट्रोड्यूस कर रहे हो तो राज्यसभा के 50 मेंबर उसको कहना चाहिए यस, इनको हटा दिया जाए, तभी वो बिल इंट्रोड्यूस होगा। जैसे ही बिल इंट्रोड्यूस हुआ, इन दोनों हाउस के, यहां पर होगा स्पीकर, यहां पर होगा चेयरमैन। इन दोनों हाउस के पास ये पावर है, दोनों हाउस के चेयरमैन के पास ये पावर है कि ये उस बिल को पढ़ के अगर उनको लगता है कि बिल फर्जी में आया है, तुरंत अपने लेवल से उसको रिजेक्ट कर सकते हैं, तुरंत। लेकिन अगर रिजेक्ट नहीं किए और उसको एक्सेप्ट कर लिए, तो एक्सेप्ट करने के बाद ध्यान रखिएगा, अब 2 कंडीशन है। कंडीशन नंबर फर्स्ट, एक होता है कुल सदस्यों का बहुमत, ठीक है, यानी मेजॉरिटी ऑफ टोटल मेंबर्स, और दूसरा है उपस्थित तथा मतदान का, ठीक है ना, उपस्थित तथा मतदान का, यानी प्रेजेंट एंड वोटर्स का कितना होना चाहिए, 2/3। अगर इस प्रपोजल से, यानी इस प्रस्ताव से, यानी कुल सदस्यों का बहुमत और उपस्थित तथा मतदान देने का 2/3। अब जरा एक समझते हैं ये मतलब हुआ क्या। ये दोनों कंडीशन फॉलो होने चाहिए। कैसे, देखो, कुल सदस्यों का बहुमत का मतलब है, एक ना एग्जांपल लेता हूं, मान लेता हूं कि एक हाउस में 300 मेंबर्स हैं, ठीक है ना, तो इन 300 मेंबर का बहुमत क्या, मेजॉरिटी का मतलब होता है हमेशा 50% + 1, यानी एक तो ये होना चाहिए कि इसमें से 151 मेंबर यस कहने चाहिए। दूसरा,
जितने लोग उपस्थित हुए उसका 2/3 होना चाहिए। जैसे मान लेते हैं कि एक छोटा सा कोई एग्जांपल ले लीजिए, कोई भी जिसका कह सकते हो कि 2/3 निकालना बहुत ही आसान हो जाए। मान लेते हैं कि हम लेते हैं 270, ठीक है, 270 लोग क्या हुए, उपस्थित हुए। तो 270 का 2/3 कितना होगा, 180। और 180 लोगों ने यस कह दिया। देखो 300 कुल सीट थी, लेकिन कितने लोग उपस्थित हुए, 270। इसमें से 180 लोगों ने क्या कर दिया है, यस। तो ये उपस्थित का 1/180, ये 2/3 फॉलो हो रहा है कि नहीं फॉलो हो रहा है, फॉलो हो रहा है। और कुल सदस्यों का बहुमत 151 फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, रिमूवल प्रोसेस यस हो जाएगा, ओके हो जाएगा। लेकिन मान लो उपस्थित हुए सिर्फ 180, ठीक, और 180 का 2/3 कितना होगा, 120 ने यस कह दिया। तो यहां पर भी तो 2/3 मिल गया। लेकिन अगर हम देखेंगे तो मिनिमम 151 का ये वाला फार्मूला पास नहीं हुआ, तो इसलिए ये रिमूवल प्रोसेस मान्य नहीं है। क्लियर हो गया, किसी को डाउट है इस पे, ठीक है। दोनों कंडीशन फॉलो होनी चाहिए, एक कंडीशन फॉलो से नहीं होगा, दोनों कंडीशन फॉलो होने चाहिए। ओके, अब देखिए, अब जैसे ही एक हाउस में ये पास होगा तो ध्यान रखिएगा, एक इंक्वायरी कमेटी बैठती है। उस इंक्वायरी कमेटी में 3 मेंबर होते हैं। अब ये 3 मेंबर कौन होंगे, पहला, अगर सीजेआई पर हम रिमूवल प्रोसेस ला रहे हैं तो उस कमेटी, जांच कमेटी में सीजेआई नहीं रहेगा, ध्यान रखना। तो कौन होगा, जो भी सीनियर जज होगा वो हो जाएगा पहला मेंबर। दूसरा मेंबर किसी हाई कोर्ट का कौन होगा, किसी भी हाई कोर्ट का सीजेएच होगा, मतलब मुख्य न्यायाधीश होगा, ठीक है। और एक कौन होगा, कोई लॉ का जानकार होगा। अब देखो, अगर मान लो उसी सीजेएच पर चलाया जा रहा है, मान लो राजस्थान के सीजेएच पर, तो हो सके पंजाब के सीजेएच को इसमें रख लेंगे। मान लो पंजाब के सीजेएच को चला रहा है तो यूपी का हो जाएगा। समझ रहे हो ना मेरी बात को। तो 25 हाई कोर्ट में से किसी भी एक हाई कोर्ट के मेंबर्स को हम लोग यहां पर रखेंगे, प्लस एक लॉ का जानकार। इन लोगों ने कहा यस, इन्होंने क्या किया, हाँ, बैकग्राउंड 2 होते हैं, मतलब इनको हटाने का, जो सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं हाई कोर्ट के, इनको रिमूव करने के 2 बैकग्राउंड होते हैं। एक होता है कदाचार, जिसको हम कहते हैं मिसबिहेव, ठीक है ना, और एक होता है इनकैपेसिटी, अक्षमता। अगर लगता है कि उनके में अंदर क्षमता ही नहीं है, मान लो किसी ने चोरी किया और इनके साहब के पास गया केस और इन्होंने उसको फांसी दे दिया, तो बताओ कैपेसिटी है, नहीं है। तो कहेगा अरे भाई, इन्होंने चोरी की केस में इन्होंने फांसी दे दिया। तो इनकैपेसिटी, कदाचार, मिसबिहेव, 5 करोड़ दे दो, तुम्हारे पक्ष में जजमेंट दे देंगे, क्या हो गया, मिसबिहेव। ये दोनों, ये 3 मेंबर मिलके यही चेक करेंगे कि क्या इन्होंने मिसबिहेव किया, क्या इन्होंने, कह सकते हो इनके पास इनकैपेसिटी की समस्या है। अगर यस, तो फिर यही काम दूसरे हाउस में होगा। दूसरा हाउस भी अगर सेम ऐसे ही पोजीशन से अगर इसको पास कर देता है, तो जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के जज होंगे वो अपने ऑफिस से, अपने पद से क्या हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे। एक और बहुत ही गंभीर बात, ये सारा प्रोसेस, यानी इंट्रोडक्शन ऑफ प्रपोजल, इन्वेस्टिगेशन और दोनों हाउस में पास, ये पूरा काम सिर्फ एक सेशन में होना चाहिए। सत्र जानते हो ना, सत्र सेशन कितने होते हैं, 3, बजट, मानसून और विंटर। तो एक सेशन में ये सारा काम होना चाहिए। इसलिए भारत में प्रेसिडेंट से ज्यादा अगर सबसे खतरनाक किसी का रिमूवल प्रोसेस है, वो है सुप्रीम कोर्ट के जज का। इसीलिए आज तक कोई भी सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया नहीं गया है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये प्रोसेस है सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने, ठीक है ना, इसको ध्यान रखिए। हाँ, क्या क्या कह रही हैं आप? हाँ, अगर एज है उनकी तो बन जाएगी। पहली बात, वो रिटायर होगा ही नहीं। कब रिटायर, कब होगा, 65 के बाद। तो जब रिटायर हो जाएगा 65 के बाद, तो फिर पॉसिबल होगा नहीं। समझ रहे हो ना बात, ये चले आगे समझे। अब चलिए, ये तो था एक, कह सकते हो कि एक नॉर्मल परिचय। कुछ और आप समझ सकते हो कि जैसे वेतन कितने मिलते हैं इनको,
हाँ 280 ध्यान रखिएगा, यानी 2,80,000 वेतन मिलता है किसको? CJI ऑफ इंडिया को, और बाकी अदर न्यायाधीश को 250। यस, ये हल्का सा आपको फैक्ट हुआ। अब चलिए थोड़ा आर्टिकल बाजी करते हैं। आर्टिकल बाजी मतलब समझ रहे हो ना, थोड़ा आर्टिकल के हिसाब से चलते हैं। मिटा दे ये सब। चलिए, किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ लीजिए कहीं पे भी, और अगर कोई चीज गड़बड़ हुआ वो हुआ तो आराम से आप वीडियो देख के थोड़ा एक बार क्लियर कर लीजिएगा। और मेरे हिसाब से आपको घर पे जाके एक बार वीडियो देख लेना चाहिए। देख लोगे ना तो कहते हैं ना, गांव में जब खेती की जाती है तो पहले किसान कहता है कि एक राउंड हल लगा दो, एक बार दोबारा हल लगा दोगे तो मिट्टी बहुत अच्छी हो जाएगी। तो आपके पास भी ये मिट्टी जा रही है, तो एक बार हल तो आप लगा रहे हो, दोबारा भी एक बार लगा दोगे तो वो मिट्टी जबरदस्त, और जब आप एग्जाम दोगे तो फसल बहुत ही अच्छी आएगी। समझ रहे हो ना बात को? चलो बढ़िया। अब चलिए आर्टिकल बाजी करते हैं। आर्टिकल 124 में ये सारी बातें मैंने आपको बताई। आर्टिकल 125 में सैलरी के बारे में बात की गई है, ठीक है। तो सैलरी आप जानते हो, जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के जजेस होते हैं उनकी सैलरी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से आता है, ठीक है ना। सैलरी प्लस पेंशन दोनों आपके कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से आता है। सैलरी जैसे भाई साहब ने बताया कि 280 और 250, यानी CJI का 280, अदर्स का 250। अब हम जब आर्टिकल 126 पे जाते हैं तो आर्टिकल 126 डील करता है एक्टिंग CJI ऑफ इंडिया, मतलब कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति। हमारे भारत में कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कैसे होती है? एक्टिंग। जैसे देखिए, एक्टिंग का मतलब क्या होता है आप सभी जानते हो, एक्टिंग CJI। एक्टिंग CJI का मतलब है, आर्टिकल कौन सा है? 126, 25 में सैलरी था, ठीक है। अब ये कहता है ना कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की बात कर रहा है, एक्टिंग। तो एक्टिंग कब आएगा? जैसे मान लो मैं आपको पॉलिटी पढ़ा रहा हूं, हमको बीमारी हो गई, या फिर हम कहीं चले गए, या फिर कोई पद रिक्त हो गया हमारा, कोई नया पॉलिटी के टीचर का आपका अपॉइंटमेंट नहीं हुआ है, तो तब तक आपके सिलेबस को कवर करने के लिए, क्योंकि आपका एग्जाम भी तो आ रहा है ना, तो कवर करने के लिए मान ली किसी एक प्राइवेट कोई और व्यक्ति को क्या कर दिया गया? अपॉइंट कर दिया गया। तो इसी को हम कहते हैं एक्टिंग। मतलब जब तक हम नहीं हैं तभी तक आप काम करोगे, जैसे ही मैं आऊंगा या फिर जैसे ही कोई नया भर के भेजा जाएगा तो तुरंत वो पद से क्या हो जाएंगे? हट जाएंगे। जैसे आपने देखा होगा एक्टिंग प्रिंसिपल बनते हैं कॉलेज में। एक प्रिंसिपल जो चल रहा था वो चला गया, दूसरा नया आयोग से कोई प्रिंसिपल नहीं आया, तब तक स्कूल का ही किसी को बना देते हैं, जैसे ही कोई आता है वो हट जाता है। एक्टिंग। तो एक्टिंग CJI की नियुक्ति कौन करेगा बच्चा? ऑब्वियस सी बात है, कौन सा करेगा? तो ध्यान रखिएगा आर्टिकल 126, एक्टिंग CJI की नियुक्ति कौन करता है? प्रेसिडेंट। कब करेगा? जब पहला कंडीशन, पद क्या है? वैकेंट है, मतलब सीट क्या है? वैकेंट है। जो करंट CJI था वो डेथ हो गया, फिर कुछ और हो गया, पद रिक्त है। दूसरा, वो अपना काम नहीं कर रहा है, हो सके छुट्टी पे हो, कहीं गया हो, इस सिचुएशन में भी आप क्या कर सकते हो? एक्टिंग CJI किसी व्यक्ति को अपॉइंट कर सकते हो, लेकिन वो व्यक्ति जो अपॉइंट होगा उसको अपॉइंट कौन करेगा? हमारा प्रेसिडेंट। ओके, नेक्स्ट हमारा जो आर्टिकल कह सकते हैं 127 है, जो बात करता है एड हॉक पे, यानी अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस इन एड हॉक, या फिर सिंपल सी बात कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में, हिंदी में इसको बोलते हैं तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति एड हॉक पे। अब एड हॉक का मतलब आप सभी जानते हो क्या होता है, लेकिन फिर भी चलिए थोड़ा सा समझ लेते हैं। अब देखो, अब एड हॉक पर CJI को मत नियुक्त कर देना, समझे बात को? CJI एड हॉक नहीं होता है, कौन से होंगे? अदर जजेस होंगे। तो जो एड हॉक पर यानी तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति, पहली बात देखिए कब होगा, तो आप कहोगे कि देखो जब कार्य का बोझ बढ़ जाए, मान लो केसेस बहुत ज्यादा आ जाए और उस केसेस की हमको क्या करनी है? सुनवाई करनी है, तो उस केस में सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा? तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति करेगा। एक और चीज, कोरम शब्द आपने सुना है? कोरम मैंने बताया होगा शायद, मेरे हिसाब से कोरम नहीं बताया, चलो कोरम, इसको हिंदी में बोलते हैं गढ़पूर्ति। कोई बताएगा कोरम क्या होता है? गढ़पूर्ति। जैसे देखो, अरे सिंपल सा, सारा चीज एग्जांपल पे है। मान लो इस क्लासरूम को चलाने के लिए मैं ये कहूं कि मिनिमम देखो कम से कम 10 बच्चे होने चाहिए, तभी मैं पढ़ाऊंगा।
अगर इससे कम बच्चे होंगे तो मैं नहीं पढ़ाऊंगा। मतलब किसी भी हाउस को चलाने के लिए मिनिमम नंबर्स, उसको चलाने के लिए मिनिमम सदस्यों की संख्या। इसी प्रकार हमारे यहाँ पार्लियामेंट को भी चलाने के लिए कम से कम न्यूनतम सदस्यों की संख्या की जरूरत पड़ती है। अगर लोकसभा में या राज्यसभा में कम से कम 10% से कम लोग आ गए ना तो हाउस नहीं चलेगा। यानी अगर आपसे कोई पूछे कि कोरम कितना परसेंट है, आप कहोगे 10%। यानी किसी भी मीटिंग को चलाने के लिए उस हाउस के 10% मेंबर को उपस्थित रहना जरूरी है, अनिवार्य है। उसी को हम बोलते हैं कोरम। तो अगर मान लो न्यायाधीशों में सभी के सभी न्यायाधीश, मैक्सिमम न्यायाधीश छुट्टी पे चल रहे हैं, कोरम पूरा ही नहीं हो रहा है, मिनिमम सदस्यों की संख्या, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, एडहॉक पर न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाएगी। अब ये एडहॉक पर न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करेगा, तो आप कहोगे राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से, यानी प्री अप्रूवल ऑफ प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति के प्री अप्रूवल से सीजेआई जो होगा वो किसको अपॉइंट करेगा, तदर्थ न्यायाधीश को। यानी सीधे किसी ने कह दिया कि सीजेआई नियुक्ति, सीजेआई क्या बोलते हैं, एडहॉक पर न्यायाधीशों की नियुक्ति सीजेआई करता है या प्रेसिडेंट करता है, मामला ठीक नहीं है। आप कहोगे कि राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से, यानी प्रेसिडेंट के प्री अप्रूवल से सीजेआई के द्वारा एडहॉक जज की नियुक्ति होती है। ओके, कोई डाउट किसी को? हाँ, ग्राउंड क्या होने चाहिए, तो आप कहोगे अगर केस बढ़ गया, और दूसरा कोरम क्या हो रहा है, कोरम पूरा नहीं हो रहा है, उस स्थिति में हम एडहॉक पर न्यायाधीशों को ले लेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है, आर्टिकल 128, सुप्रीम कोर्ट की बात, सारी बात सुप्रीम कोर्ट में हो। यस, बिल्कुल। जब हम बात करेंगे हाई कोर्ट की, तो हाई कोर्ट में जो जज होते हैं वो एक्टिंग होते हैं और एडिशनल होते हैं। एडहॉक सिर्फ और सिर्फ कहां पर, सुप्रीम कोर्ट में। आप टेंशन न लीजिए, सारी चीजें जब कवर होंगी ना तो हो जाएगी। नेक्स्ट आर्टिकल हमारा 128 है, जो टाइटल है इसका सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति, मतलब अपॉइंटमेंट ऑफ रिटायर्ड जज। मान लो कोई जज है जो रिटायर हो गया, ठीक है ना, तो अगर कोई जज रिटायर हो जाता है तो लेकिन केसेस का बोझ बहुत ही ज्यादा बढ़ रहा है, तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, रिटायर जज को भी क्या कर लेंगे, अपॉइंट कर देंगे। तो कौन अपॉइंट करेगा, फिर से वही, कौन, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से सीजेआई के द्वारा रिटायर्ड जजों की नियुक्ति की जा सकती है। ग्राउंड क्या होंगे, ग्राउंड होगा अगर केसेस का बोझ बढ़ रहा है, ठीक है, ये होगा, ये हमारा होगा आर्टिकल 128। अब नेक्स्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल है 129। 129 को जरा देखते हैं, देखो फिर से समझ लो, एक्टिंग जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, सॉरी, एक्टिंग सीजेआई ऑफ सुप्रीम कोर्ट अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, बट एडहॉक एंड रिटायर, ये दोनों कौन अपॉइंट करेगा, सीजेआई। लेकिन किसके प्री अप्रूवल से, राष्ट्रपति। बहुत भाई, अब कोरम कितना परसेंट होता है, 10%। अरे रॉकेट हो जाओगे 100%। आइए आर्टिकल 129, आर्टिकल 129 डील करता है सुप्रीम कोर्ट एज ए कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड के बारे में, यानी सुप्रीम कोर्ट का अभिलेखी न्यायालय होना, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, समझते हैं, अभिलेखी न्यायालय होना। हाँ, टाइटल है सुप्रीम कोर्ट का अभिलेखी न्यायालय होना, यानी सुप्रीम कोर्ट एज ए कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। बहुत आसान है समझना। देखो, अगर मैं ये कहूं कि मेरा वचन ही है मेरा शासन, तो आप कह दोगे कि कन्हैया पांडे क्या है, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है। बस अगर ये समझ गए तो ये भी समझ गए। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का मतलब होता है पहला कि जो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट होंगे वो एज ए रिकॉर्ड के रूप में रखे जाएंगे। मतलब मान लो किसी ऐसा अपराध किसी ने किया जिस अपराध के बारे में, सजा के बारे में हमारे आईपीसी में लिखा ही नहीं है कहीं। मान लो किसी ने किसी को पहले एसिड फेंका, फिर उसको गोली मारी, फिर तलवार से काटा, फिर क्या बोलते हैं कि मतलब तब विभिन्न प्रकार के, फिर जलाया, फिर फांसी पे लटकाया, ऐसे करके बहुत खतरनाक तरीके से मारा जो आईपीसी में लिखा ही नहीं। तो उस केस में सुप्रीम कोर्ट जो सजा उस व्यक्ति को देगा वो सजा एक क्या हो जाएगा, रिकॉर्ड हो जाएगा। और अगर ऐसा केस कहीं हाई कोर्ट में आया तो हाई कोर्ट वाले इसी सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को हवाला देके कहेंगे कि उस सुप्रीम कोर्ट ने इसको उसमें ऐसा किया था, इसलिए हम भी क्या करेंगे,
मतलब इसका साधारण सा अर्थ है, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का मतलब कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को सभी कोर्ट में क्या किया जाएगी, मान्यता दी जाएगी। ये पहला है। दूसरा ये कहता है, एक शब्द आपने सुना होगा, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, मतलब न्यायालय की अवमानना, सुप्रीम कोर्ट की अवमानना। अगर कोई व्यक्ति चाहे बोले गए शब्द से, चाहे किसी चित्र से, या फिर किसी भी बिहेव के द्वारा सुप्रीम कोर्ट की अवमानना करता है, तो उस केस में सुप्रीम कोर्ट उसको क्या देगा, सजा देगा। तो इसलिए हम कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट क्या है हमारा, एक अभिलेखी न्यायालय है, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है। कोर्ट ऑफ का रिकॉर्ड का जब भी कोई मतलब आप पूछे, इसका मतलब सिर्फ दो होता है कि कोर्ट यानी सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट सभी पर लागू होते हैं बराबर रूप से, और दूसरा सुप्रीम कोर्ट अपने कंटेम्प्ट के केस में दूसरे को क्या दे सकती है, सजा दे सकती है। यही होता है कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का मतलब। अब नेक्स्ट आर्टिकल हमारा होगा आर्टिकल 131, 130 गायब क्योंकि इंपॉर्टेंट नहीं है। और 131 का टाइटल है कि जिसको हम कहते हैं कि प्राइमरी जुरिडिक्शन या फिर ओरिजिनल जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, मतलब सुप्रीम कोर्ट की आरंभिक अधिकारिता। इसको चलिए देखते हैं हम लोग, आर्टिकल 131। सुप्रीम कोर्ट की ओरिजिनल जुरिडिक्शन, अधिकारिता। देखो मेरी थोड़ी राइटिंग खतरनाक है क्योंकि मैं इससे लिख नहीं पाता हूं चाक से, तो चलिए देखते हैं। अधिकारिता, ओरिजिनल जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, मैं बोल रहा हूं आप उसके ध्यान दीजिएगा। सुप्रीम कोर्ट की आरंभिक अधिकारिता मतलब क्या, पहले तो समझो अधिकारिता क्या होती है। अधिकारिता मतलब होता है ना जहां पर हमारा कमांड है। जैसे देखो, मैं इस क्लास का टीचर हूं तो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो हो सके मैं आपको डांट भी दूं क्योंकि आप कभी मिसबिहेव करो, तो हो सके मैं आपको हंसा भी दूं, कभी मजा आ जाए थोड़ा सा, क्योंकि 45 मिनट के बाद मानव का दिमाग गर्म हो जाता है, तो भाई हंसना भी जरूरी है। तो ये मेरा अधिकारिता है, समझे बात को। लेकिन मैं इस क्लास में रुक रह के किसी वो बीटेक वाले कंप्यूटर साइंस का डिपार्टमेंट में, मेरा डिपार्टमेंट नहीं है वो मेरी अधिकारिता नहीं, क्योंकि हमको कंप्यूटर का सी नहीं आता है, ऐसा नहीं आता है, लेकिन मान लेते हैं। तो इस केस में हम कहेंगे कि हमारी अधिकारिता पॉलिटी पे है, क्योंकि मैं वही पढ़ाता हूं। इसी प्रकार कुछ मामला है सुप्रीम कोर्ट का जिस मामले को डायरेक्ट कहां सुना जाता है, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट को सुना जाता है, और इसलिए कहा जाता है कि यह सुप्रीम कोर्ट की प्राइमरी जुरिडिक्शन या ओरिजिनल जुरिडिक्शन में आता है। अर्थात इसका सिर्फ इतना अर्थ है, एक लाइन में अगर आपसे पूछे कि व्हाट इज ओरिजिनल जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, तो आप कहेंगे ऐसे केस जो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में सुने जाते हैं, नीचे नहीं सुने जाएंगे, उन्हें हम कहते हैं प्राइमरी या फिर ओरिजिनल जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। अब कौन से केस हैं देखो, अगर कोई केस है जिसमें एक स्टेट वर्सेज स्टेट है, मान लो यूपी ने बिहार पर केस कर दिया किसी मामले को लेकर, तो वो किसी हाई कोर्ट में नहीं सुना जाएगा, वो कहां सुना जाएगा, सुप्रीम कोर्ट। मान लो एक तरफ कोई स्टेट है, दूसरी तरफ सेंटर है, मतलब हमारा केंद्र सरकार है, वो भी मामला कहां सुना जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में। मान लो एक तरफ सेंटर है, दूसरी तरफ एक या एक से अधिक राज्य है, वो भी मामला कहां होगा, सुप्रीम कोर्ट। मान लो दो या दो से अधिक राज्य इधर है, इधर भी दो या दो से अधिक राज्य है, वो भी मामला कहां जाएगा, सुप्रीम कोर्ट। मान लो एक तरफ सेंटर प्लस सम स्टेट, एक तरफ सेंटर प्लस सम स्टेट, दूसरी तरफ वन और मोर स्टेट, तो ऐसे केसेस डायरेक्ट कहां पर सुने जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट। यही होती है सुप्रीम कोर्ट की जुरिडिक्शन। ऑब्वियस सी बात है, हाई कोर्ट की जुरिडिक्शन उस हाई कोर्ट के उस राज्य में होता है, तो जब दो राज्यों के बीच में लड़ाई होगी तो उस राज्य में थोड़ी सुना जाएगा, अब कहां सुना जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में। मान लो दो भाई हो, लड़ाई हो रहा है, तो कौन सॉल्व करेगा उसको, पप्पा, तुम्हारे पप्पा सॉल्व करेंगे उसको, समझे, कोई पड़ोसी नहीं सॉल्व करेगा। ओके, तो ये होता है हमारा ओरिजिनल जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। अब आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल 132। किसी को कोई दिक्कत, कोई भी पप्पा के नाम पर हंस गए क्या तुम लोग, चलिए अब आते हैं हमारा आर्टिकल 132। और इसका टाइटल क्या है, कह रहा है कि हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट,
HC2SC, यानी ये अपीलीय अधिकारिता के बारे में बात करता है, जिसको हम बोलते हैं एपिलिएट जुरिडिक्शन। एपिलिएट जुरिडिक्शन का पहले तो अपील समझो क्या होता है। जैसे बल्लेबाज ने ऐसे गेंदबाजी किया, आउट तो नहीं दिया गया, कहता आउट दे, अपील किया। तो यही मतलब अपील करना कहीं पर। जैसे मान लो किसी हाई कोर्ट में कोई केस की सुनवाई हो गई और आप उससे संतुष्ट नहीं हो, जैसे अंपायर आउट नहीं दिया तो कहते हो रिव्यू, तुरंत चले सुप्रीम कोर्ट, मतलब थर्ड अंपायर। तो कहा जाता है कि अपील का मतलब होता है जब किसी एक जगह जजमेंट मिल गया, आप उसे संतुष्ट नहीं हो, तो आप उसके हायर अथॉरिटी में अपील कर दो, वही होता है हमारा अपीलिएट। तो ये कह रहा है किस मामले में आप हाई कोर्ट के केस को सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हो। इसीलिए इसका टाइटल है कि हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट की अपीलीय क्षमता। मतलब कौन से केस को हाई कोर्ट में अगर जजमेंट हो गया है तो उस केस को सुप्रीम कोर्ट में सुना जा सकता है। आर्टिकल 132। अब इसमें ये एक लाइन कहा गया कि देखो, कह रहा है कि अगर किसी मामले पर हाई कोर्ट आर्टिकल 134A के तहत, कह रहा है अगर किसी मामले को हाई कोर्ट आर्टिकल 134A के तहत एक सर्टिफिकेट दे देता है कि यह मामला सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है, तो आर्टिकल 132 के तहत वो मामला सुप्रीम कोर्ट में अपील किया जा सकता है। मान लो आप हाई कोर्ट में गए और हाई कोर्ट ने सजा दे दी आपको 5 साल की, और हाई कोर्ट ने आपको आर्टिकल 134A के तहत कोई सर्टिफिकेट नहीं दिया, तो आप उस मामले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते, अपील नहीं कर सकते। यही है मतलब। तो मतलब यह है कि जिस मामले को आर्टिकल 134A के तहत सर्टिफिकेट, अरे उसमें कुछ नहीं होता है, बस लिखा रहता है कि इस मामले को सुप्रीम कोर्ट की राय जरूरी है, इसलिए हम दरख्वास्त करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले को क्या करे, सुने। तो अगर वो 134A का अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो आप कहां जा सकते हो, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हो। यही हमारा आर्टिकल 132 है। अब चलिए आर्टिकल 133 देखते हैं। आइए, हाँ, आर्टिकल क्या कह रही है हाई कोर्ट? देखिए, इसलिए होता है क्योंकि हर व्यक्ति को अधिकार है कि उसको मैक्सिमम से मैक्सिमम चांस मिले कि वो अपने आप को सही साबित कर सके। ये हमारे लॉ में भी कहा गया है कि हर व्यक्ति को मरते से पहले तक उसको चांस मिलना चाहिए कि वो व्यक्ति अपनी, कह सकते हो कि अपने को बेगुनाह साबित करने की कोशिश। इसलिए मान लीजिए, क्या हाई कोर्ट एक सुप्रीम अथॉरिटी थोड़ी नहीं, तो हाई कोर्ट से भी तो गलती हो सकती है ना। इसलिए कहा जाता है कि हाई कोर्ट 134A के तहत अगर दे देता है तो आप जा सकते हो। ठीक है। देखिए, अगर सर्टिफिकेट नहीं है तब तो आप सुप्रीम कोर्ट में जा ही नहीं सकते, ये ध्यान रखेगा। लेकिन अगर सर्टिफिकेट है तो आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो। अगर जजमेंट दे चुका है हाई कोर्ट और तो फिर दोबारा सुन सकता है। यस, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट अपने दिए गए जजमेंट को दोबारा सुन सकते हैं। इसी को तो कहते हैं रिव्यू, पुनर्विचार करना। एकदम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अरे भैया, ये सीधे लिखा गया, क्योंकि देखो सुप्रीम कोर्ट, अरे अब एक चीज समझिए, आप जाके गोलकनाथ के केस को देखिए और केशवानंद भारती के केस देखिए, बात तो दोनों एक ही है। दोनों में एक ही प्रश्न था और एक ही प्रश्न को देखा गया। तो देखो एक और चीज, जब भी अपने दिए गए जजमेंट को दोबारा सुनना होता है तो जजों की संख्या बढ़ जाती है। अगर 2 जजों ने सुना था तब कितने सुनेंगे? 3 सुनेंगे। ठीक है ना। सेम जूरी, सेम जज उसी केस को दोबारा नहीं सुनेंगे और एक जज बढ़ जाते हैं। ठीक है ना, क्योंकि उसको सुनने के लिए, क्योंकि मान लो उसको पलटा जाएगा ना, तो पलटा जाएगा तो मेजॉरिटी थोड़ी ज्यादा होनी चाहिए। ये चलिए, अब नेक्स्ट है आर्टिकल 133। ये कहता है, डील करता है अपीली अधिकारिता किस मामले में? हाई कोर्ट की। चलिए मैं बताता हूं इसको थोड़ा डिटेल में। आर्टिकल 132 तो आपने देख लिया ना। तो 132 क्या कहता है कि अगर आर्टिकल 134A के तहत आपको सर्टिफिकेट मिला है तो आप डायरेक्ट कहां जा सकते हो? सुप्रीम कोर्ट।
अगर 34A के तहत आपको नहीं मिला तो आप सुप्रीम कोर्ट में अपील कर पाओगे? नहीं। अपील का मतलब क्या होता है? लोअर कोर्ट से हाई कोर्ट में अपने मामले को सुनवाई के लिए भेजना। अब आर्टिकल कौन सा है? 133 ये कह रहा है कि किसी भी हाई कोर्ट के मामले को, किसी भी हाई कोर्ट के मामले को हमको सुप्रीम कोर्ट में क्या करना है? अपील करना है, अपील करना है। लेकिन वो मामला कैसा होना चाहिए? मामला होना चाहिए सिविल। देखो दो प्रकार के केस होते हैं, एक होता है सिविल और एक होता है क्रिमिनल। आपने किसी को एक थप्पड़ मार दिया, ये क्या है? क्रिमिनल केस है। किसी को किडनैप कर लिया, क्रिमिनल केस। लेकिन किसी के घर पे जबरदस्ती आपने क्या बना दिया? घर बना दिया, या जमीन किसी का हड़प लिया, ऐसे करके ये केसेस क्या होते हैं? सिविल के केस होते हैं। तो ये सिविल के मामले में कह रहा है कि सिविल के मामले में कब हाई कोर्ट से आप सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकते हो? केस को ट्रांसफर, अपील कर सकते हो। तो कहा गया फिर अगेन भाई बात कि अगर 134A के तहत, अगर 134A के तहत प्रमाण पत्र हाई कोर्ट ने दे दिया, तो अगेन आप चाहे 1 रुपए का मामला हो और चाहे 1000 करोड़ का मामला हो, आप सीधे डायरेक्ट हाई कोर्ट से कहां लेके जा सकते हो? सुप्रीम। मतलब सिविल मामले में अगर आर्टिकल 134A के तहत हाई कोर्ट ने सर्टिफिकेट दे दिया, तो चाहे मामला 1 रुपए का हो, चाहे 1000 रुपए का हो, चाहे करोड़ों का हो, उस मामले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है, अपील किया जा सकता है। लेकिन अगर 134A के तहत सर्टिफिकेट नहीं मिला, तो चाहे 1 करोड़ का हो, चाहे लाखों करोड़ का हो, उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जाए। ये ध्यान। हाँ, तो हाई कोर्ट कर सकता है अपने आप। हाई कोर्ट जिस जजमेंट को चाहे पुनर्विचार कर सकता है, कोई डाउट नहीं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए नेक्स्ट हमारा है आर्टिकल, हाँ एक बार होता है बस, और क्या। आइए नेक्स्ट। हाँ नहीं, डायरेक्ट नहीं जा सकते। अगर ऐसा होगा ना तो सभी लोग पहले वहीं जाएंगे, क्योंकि फाइनल डेस्टिनेशन वही होता है। आपको लोअर कोर्ट में जाना पड़ेगा। अगर एक और चीज, बिजली से रिलेटेड कोई मामला है सिविल का, तो बिजली से रिलेटेड कोई मामला सिविल का है, आपने कोई मान लीजिए हड़प मार दिया या फिर आपका बिजली ज्यादा बिल आ गया, तो आप उस केस को डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट थोड़ी ले जाओगे। उसको तो आप जिला कोर्ट में भी नहीं जान सकते, आपको जाना पड़ेगा बिजली के ट्रिब्यूनल में। अब ट्रिब्यूनल क्या होते हैं? पार्ट 14A पढ़ाएंगे तो आपको बता देंगे, इसलिए ध्यान। क्योंकि देखो मामलों को, केसेज को कम करने के लिए, यानी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से मामला हम चाहते हैं कि कुछ इधर सुलझ जाए। अब मान लो तुमने हमारी पेंशन चुरा ली, इसके लिए मामला हम हाई कोर्ट ले जाए, ठीक है क्या भाई? ये तो डायरेक्ट जाए। लेकिन ऐसा होगा, बिल्कुल ऐसा होगा, ऐसा हो सकता है। लेकिन अगर ऐसा होगा तो मान लीजिए, ये भी तो समझिए, तो सुप्रीम कोर्ट पर बोझ कितना होगा? फिर सब लोग सुप्रीम कोर्ट ही जाएंगे। नहीं, तो हर मामले को आप सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते डायरेक्ट, ठीक है ना? क्योंकि अगर हर मामले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करोगे तो फिर तब कोई भी नीचे नहीं काम करेगा। फिर कहेगा हटो, चलो हटो, तुम्हारे मालिक से बात करने दो मुझे। तो डायरेक्ट सब लोग कहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ही चले, तो नीचे वालों की प्रासंगिकता नहीं रह जाएगी, तो वो खत्म हो जाएंगे। इसलिए सुप्रीम कोर्ट को अलग, इसीलिए प्रमाण पत्र की जरूरत पड़ गई। आर्टिकल 134A ABCD जुड़ा, सोचो। मतलब ऐसा पहले होता था, कोई मामला हाई कोर्ट में गया, डायरेक्ट ले चलो सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट से पहले मामला खत्म ही नहीं होता है। अब एक बैरियर लगा दिया गया है कि अगर हाई कोर्ट भी जजमेंट दे रहा है तो वो वैलिड है। अगर 134A के तहत सर्टिफिकेट देगा तभी जाएगा आगे। नहीं जा पाएगा, बिल्कुल नहीं जा। तो कैसे आपको पता होगा, कैसे आपको पता होगा कि वहीं पे सुनवाई होगी? लेकिन आपको कितनी भी नॉलेज है, जब आप हाई कोर्ट में जब दाखिल करोगे, वो संतुष्ट नहीं होंगे तो वो 34A का सर्टिफिकेट देंगे नहीं। और जब वो 34A के सर्टिफिकेट देंगे नहीं तो आपकी नॉलेज रह जाएगी। हाँ बिल्कुल, वही बात। अब बाकी कुछ और मामले हैं जिस मामले में आप डायरेक्ट जा सकते हो, बिना 134A के तहत जा सकते हो।
और भी कुछ मामले हैं जिसमें 134A के तहत सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं होगी, उसके लिए 134 आने तो दो। हाँ, जैसे आपने बताया कि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति का मदद करता है, कोई काम करता है, मतलब किसी का कोई ऐसा काम करता है जैसे तलवार से काटता है, फिर उसको जलाता है, और मामला जब सुप्रीम कोर्ट उसमें जो न्याय देता है, उसी मामले को संज्ञान लेते हुए उसी को मद्देनजर रखते हुए हाई कोर्ट उसमें अपना निर्णय सुनाता है। लेकिन एक तरफ आपने ये बताया कि पहले मामला जिला कोर्ट में जाता है, जब तक फाइनल जैसे उसका रिजल्ट नहीं आता तब तक सुप्रीम कोर्ट में भी नहीं जा सकते, तो फिर इसके बाद रुक जाओ, तुम लोग अंदर के वकील को जगा रहे हो मेरे, समझे? बात को समझो। देखो, आइए, एक होता है सेशन कोर्ट, जिसको हम बोलते हैं सत्र न्यायालय। चलो भैया, सत्र न्यायालय, सेशन कोर्ट, ठीक है। इसके ऊपर कह सकते हो हाई कोर्ट और इसके ऊपर है सुप्रीम कोर्ट। देखो, इसको पावर है कि ये 7 साल का सजा सुनेगा, बस 7 साल से ज्यादा के मामले ये नहीं सुनेगा, समझे बात को? अब जैसे आपने हत्या किया तो उम्र कैद या फांसी, तो इसको पावर नहीं है सुनने की, सत्र न्यायालय को, सेशन कोर्ट को, ठीक है। लेकिन ये सत्र न्यायालय सुनता है। देखो, व्यवहारिक में जो चीजें लिखी गई है उसका बहुत ही अंतर होता है। जैसे अब डायरेक्ट हम हत्या के केसेस हाई कोर्ट में सुनने लगेंगे तो भी मामला गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए हम चाहते हैं कि लोअर लेवल पे उसको सुलटा लिया जाए। सत्र न्यायालय अगर 7 साल के ज्यादा केसेस सुनेगा ना, तो उसको पहले वो हाई कोर्ट से पूछेगा कि मालिक बताओ क्या सुन ले, मालिक आदेश देंगे हाँ सुन लो, तो ये सुन लेगा। लेकिन फिर भी अगर सत्र न्यायालय में मान लीजिए आपको फांसी की सजा मिल गई, तो आप डायरेक्ट कहाँ जाओगे? हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट में आप जाओगे, लेकिन फिर भी बहुत लोग होते हैं जो पहले ही यहीं पर सारी बातें फिक्स हो जाती हैं, तो वो लोग वहीं थक जाते हैं, हार जाते हैं, मान जाते हैं। अब जिनके पास दम है, जिनके पास पैसा, वो कहे नहीं हम तो कहाँ जाएंगे, हाई कोर्ट। तो हाई कोर्ट में फिर सुनवाई होगी। हाई कोर्ट ने भी क्या कर दिया, अगर तुरंत फांसी दे दिया, तो अब अगर देखो ध्यान से, अगर 10 साल प्लस उम्र कैद प्लस फांसी, ये तीनों में से कोई एक सजा दी जाती है, चाहे हाई कोर्ट के द्वारा या सत्र न्यायालय के द्वारा, समझे बात को? चाहे 10 साल या 10 साल से ऊपर, या फिर फांसी या उम्र कैद की सजा दी जाती है सेशन कोर्ट या फिर हाई कोर्ट के द्वारा, तो आपको 134A के सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और यही बात लिखा है आर्टिकल 134 में, समझे? तब आपको बिना सर्टिफिकेट के आप कहां जाओगे? सुप्रीम कोर्ट। क्योंकि देखो, इसमें क्या है, 10 साल ज्यादा समय है, उम्र कैद ज्यादा समय है, फांसी ये तो जीवन ज्योति का विषय है, जीवन ज्योति ही बुझ जाएगी। तो इसलिए हमको अपना अधिकार है, फंडामेंटल राइट है कि हम इसको सुनवाई करें। तो इन मामलों में मामला, यानी अब देखो आर्टिकल 133 क्या था, अपीलीय अधिकारिता यानी अपीलिएट जुरिडिक्शन इन सिविल मामले। आर्टिकल 134 क्या है, अपीलिएट जुरिडिक्शन इन क्रिमिनल मामले, मतलब क्रिमिनल सेवा। अब क्रिमिनल मामलों में अगर हाई कोर्ट 10 साल उम्र कैद या फिर फांसी की सजा देता है, तो बिना 134A के सर्टिफिकेट के भी आप सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हो, यानी आप उसको अपील कर सकते हैं। लेकिन मान लो सुप्रीम कोर्ट ने तुमको 9 साल की सजा दी, तो क्या मान लो हाई कोर्ट ने तुमको 9 साल की सजा दी, तो बिना 134A के तहत तुम सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर पाओगे? नहीं। 8 साल की तो तब भी 134, एक ही साल की और 134 है तुम्हारे पास, तो तुम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। यही मतलब है। देखो, अब ऐसा कब होता है, जब देखो कहते हैं ना हम लोग कि कॉन्स्टिट्यूशन का जो इंटरप्रेटेटर होता है, मतलब उसको डिफाइन करने वाला, वो है हमारा सुप्रीम कोर्ट। तो अगर कहीं मामला 1 साल का भी है, 1 साल की सजा है, लेकिन उसमें संविधान का प्रश्न है, तो उस मामले को सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, सुप्रीम कोर्ट का पास भेजा जाता है। हाई कोर्ट कहेगा कि हम चाहते हैं कि इसमें सुप्रीम कोर्ट की कुछ टिप्पणी आए, ताकि ये मामला भविष्य में भी आ सकता है, तो वो जानबूझ के 134A के देके पहुंचाते हैं। और अभी मैं आपको आर्टिकल 134 है, शायद अभी 36 है, जिसमें मैं बताऊंगा कि सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि वो भारत के किसी भी कोने में कोई भी केस को, चाहे किसी भी कोर्ट में चल रहा है, अगर उसको लगता है कि वह विधि के रूप में इंपॉर्टेंस है, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं लॉ से रिलेटेड,
तो वो किसी भी केस को बिना किसी माहौल के डायरेक्ट वहां से उठा के कहां ले सकता है, सुप्रीम। ये भी है। तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन जैसे जैसे आर्टिकल चल रहा है वैसे वैसे हम लोग चले। तो 134 हो गया। अब चलते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ नहीं नहीं, तो सेशन कोड 134 नहीं देगा, हाई कोर्ट देगा। नहीं, सेशन कोर्ट से तो आप डायरेक्ट जा सकते हो हाई कोर्ट, बिल्कुल जा सकते हो बिना किसी वो के। हाई कोर्ट ही देता है वो आर्टिकल 134A के तहत क्या, जो सर्टिफिकेट है। अब देखिए नेक्स्ट हमारा है आर्टिकल 136, जिसको मैंने अभी बताया, जो अभी मैं बताया हूं क्या, कि सुप्रीम कोर्ट किसी भी मामले को कहीं से भी क्या कर सकता है, अपने यहां खींच सकता है। ये आर्टिकल कौन सा है, 136 ही है। ओके, तो कहीं पर भी कोई केस चल रहा है, चाहे लोअर कोर्ट में है, चाहे जिला कोर्ट में है, सत्र न्यायालय में, कहीं पर भी है, अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि इसमें हमारा ज्ञान देना जरूरी है, तो सुप्रीम कोर्ट वो उस केस को क्या कर लेगा, खींच लेगा। ठीक है ना। जैसे आपने एक आदेश पढ़ा होगा, सर्टेरॉरी, उत्प्रेषण, रीट पढ़ा है। उत्प्रेषण में क्या है, कहा जाता है कि ट्रांसफर केसेस फ्रॉम लोअर कोर्ट टू हायर कोर्ट, जिसमें अगर कोई लॉ का क्वेश्चन है तो सुप्रीम कोर्ट आदेश देगा कि ये क्वेश्चन को हम सुनेंगे, इसलिए आप क्या करिए, केस को ट्रांसफर कर दीजिए यहां से वहां। और एक होता है जिसको आप सुने होंगे, परमादेश। ठीक है ना। परमादेश में क्या किया जाता है, बी कमांड, हाँ आपने याद तो है। और एक और था प्रोविजन, प्रतिषेध, कि आपके जुरिडिक्शन से बाहर का मामला है, इसलिए आप इस पर सुनवाई न करिए। और क्यों वारंटो, लीगैलिटी को पूछा जाता है। थोड़ा प्रश्न को एक बार घर पे जाके पढ़ भी लिया करो, ठीक है ना। रिवीजन सबसे जरूरी है। हाँ, कहा है ना, बिल्कुल कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। यस यस, बिल्कुल कोई समस्या नहीं। आप बस बार काउंसिल ऑफ इंडिया में रजिस्टर होना चाहिए, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। अब बार काउंसिल इंडिया में रजिस्टर है, आप आराम से एडवोकेट प्रैक्टिस कर सकते हैं। यस यस, बिल्कुल। आगे, अब चलिए नेक्स्ट कौन सा है, लेकिन ऐसा होता नहीं है ना बेसिकली। अब मान लो जो सुप्रीम कोर्ट में बैठ के मोटा पैसा ले रहा है, वो कहाँ नीचे आएगा, ठीक है, कोई बात नहीं। कई लोग होते हैं तो बात अलग है। चलिए नेक्स्ट है हमारा कौन सा आर्टिकल, आर्टिकल 137। आर्टिकल 137 का टाइटल है जुडिशियल रिव्यू, मतलब न्यायिक पुनरावलोकन। और न्यायिक पुनरावलोकन का मतलब आप समझते हो, पहले दिए गए जजमेंट को फिर से सुनना ही क्या होता है, रिव्यू करना होता है। ध्यान रखिएगा, न्यायिक पुनरावलोकन आर्टिकल कौन सा है, आर्टिकल 137। ठीक है, इसमें कुछ समझाने की आवश्यकता नहीं है। न्यायिक पुनरावलोकन का मतलब होता है, जुडिशियल रिव्यू का मतलब होता है अपने दिए गए जजमेंट को फिर से क्या करना, रिव्यू करना। फिर है आर्टिकल 138, कह रहा है, आर्टिकल 138 कहता है कि सुप्रीम कोर्ट के जुरिडिक्शन को कौन बढ़ा सकता है। तो कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के जुरिडिक्शन को पार्लियामेंट बढ़ा सकती है। किस लिस्ट पर, सेंटर लिस्ट, स्टेट लिस्ट या कॉन्करेंट लिस्ट, सेंटर लिस्ट पर। तो ध्यान रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट के पावर को सेंटर लिस्ट के लिए मजबूत कर सकती है पार्लियामेंट, लेकिन पावर को कम नहीं कर सकता, पावर को किसी स्टेट के पावर में नहीं जोड़ सकता। सुप्रीम कोर्ट की जुरिडिक्शन को किसी स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट पर नहीं बढ़ाया जा सकता, सिर्फ और सिर्फ किसके लिए बढ़ाया जा सकता, सेंटर लिस्ट पे। ध्यान रखिएगा, तो ये पावर किसके पास है, हमारे पार्लियामेंट के पास है, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद से आर्टिकल 139, देखो अगर मैं आपसे कहूं कि फंडामेंटल राइट के मामले पर अगर आपको कोई केस करना है तो आप कहां करोगे, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में करोगे ना। लेकिन मान लो कोई मामला फंडामेंटल राइट का नहीं है, लेकिन फिर भी आप सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट केस करना चाहते हो, तो वो कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल 139। कहा जाता है कि जो रीट जारी करता है सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत, कितने, 5, वो 5 रीट सुप्रीम कोर्ट किसी अदर मामले यानी फंडामेंटल राइट के अगेन अदर भी मामले में भी सुप्रीम कोर्ट 5 टाइप के रीट जारी कर सकता है। लेकिन वो आर्टिकल कौन सा है, 139। अर्थात अगर फंडामेंटल राइट पर रीट जारी करना है तो कौन सा आर्टिकल, आर्टिकल 32। लेकिन अदर मामले में रीट जारी करना है तो कौन सा, आर्टिकल 139। ये ध्यान रखेगा, इसका आर्टिकल 139 का है। उसके बाद से जो बेसिकली एक आर्टिकल 139 ए भी है, ABCD है, मतलब बाद में जोड़ा गया है।
आर्टिकल 139A ये कहता है कि जैसे मान लो कि कोई भी केस है, एक ही नेचर उसका एक ही है और कई जगह पे लड़ा जा रहा है, मतलब कई सारे हाई कोर्ट में लड़ा जा रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट कहेगा कि इन सभी केसेस को एक में मर्ज कर दो। अब मर्ज करके कहां ला दो? सुप्रीम कोर्ट में। तो आर्टिकल 139A कहता है कि एक नेचर के, सेम नेचर के केसेस को जो कई हाई कोर्ट में चल रहे हैं उनको मर्ज करके सुप्रीम कोर्ट में लाना, यह है आर्टिकल 139A। 139 क्या था? जो अभी मैंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट फंडामेंटल राइट के अलावा भी किसी अन्य मामले पर रीट जारी करने की पावर। 139A जो ये कहता है कि अगर एक नेचर के कई सारे केसेस हैं तो अगर वो उनको सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है? एक जगह ला सकता है। ये आर्टिकल 139A। अब देखिए इसके बाद से जो हमारा एक फेमस आर्टिकल है, आर्टिकल 143, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में ध्यान रखिएगा। आर्टिकल 143 और आर्टिकल 143 पूछा भी जाता है तो आपको याद रखना भी है इसे। घर पे जाके देखिए, इसमें आर्टिकल बहुत सारे हैं और सिविल मामले, क्रिमिनल मामले, आप घर पे जाके एक बार वीडियो जरूर देख लीजिएगा तो आपको थोड़ा बेटर क्लियरिटी और हो जाएगी। तो देखो आर्टिकल 143, तो ये कहा जाता है राष्ट्रपति की परामर्श की शक्ति, यानी राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट क्या कर सकता है? सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस ले सकता है, परामर्श ले सकता है। अब क्या है इसका मतलब? क्या? देखो दो कंडीशन है। एक कंडीशन ये है कि अगर कोई ऐसा मामला है जो, अच्छा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के कब तैयार हुआ था? कॉन्स्टिट्यूशन कब बन के तैयार हुआ था? 26 नवंबर 1949 और इनफोर्स कब हुआ था? 26 जनवरी 1950। तो कह रहा है कि अगर हमारे संविधान बनने से पहले का कोई मामला है, कोई इशू है जिसमें कॉन्स्टिट्यूशनल प्रश्न है, उसका एक मामला है, और दूसरा संविधान के बनने का बाद है। मान लो कोई मामला है संविधान बनने के पहले और संविधान बनने के बाद, ये पहले का है, ये बाद का है। अगर कोई विधि का प्रश्न है, कोई लीगल क्वेश्चन है, तो उस लीगल क्वेश्चन के मामले पर प्रेसिडेंट, हमारा प्रेसिडेंट CJI से क्या मांग सकता है? परामर्श मांग सकता है, एडवाइस मांग सकता है। और ये एडवाइस देखिए, अगर मामला 26 जनवरी 1950 के पहले का है तो CJI को परामर्श देना ही पड़ेगा, यानी ये बाइंडिंग है। समझ गए बात को? यानी अगर कोई ऐसा मामला है जो 26 जनवरी 1950 के पहले का है और उस पे प्रेसिडेंट क्या मांग रहा है? एडवाइस, तो उस केस में CJI को परामर्श देना ही पड़ेगा। और इस मामले यानी संविधान के बनने के बाद का है और प्रेसिडेंट मांगता है एडवाइस, तो CJI चाहे तो दे दे और चाहे तो न दे। बाइंडिंग यहां पर नहीं, यहां पर बाइंडिंग नहीं है। एक और चीज, दोनों केस में जो CJI ने इनको परामर्श दी, जो एडवाइजरी दी, वो एडवाइजरी प्रेसिडेंट को मानने के लिए बाइंडिंग नहीं है। प्रेसिडेंट चाहे तो माने, प्रेसिडेंट चाहे तो न माने, दोनों मामलों में ध्यान रखिएगा। लेकिन 26 जनवरी 1950 के मामले में अगर इससे पहले का कोई क्वेश्चन है तो CJI एडवाइस देने के लिए क्या है? बाइंड है, ये ध्यान रखिएगा। ओके, कोई डाउट किसी को इसमें? नहीं ना? चलिए नेक्स्ट हमारा आर्टिकल 145 डील करता है कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के बारे में, यानी जिसको हम कहते हैं संवैधानिक बेंच। और कहा जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में मिनिमम सदस्यों की संख्या कितनी होगी? 5। अर्थात कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का मतलब होता है कि जब कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड किसी मामले पर क्या हो रही है? सुनवाई हो रही है, तो उसको 5 मेंबर की क्या देखेगी? बॉडी देखेगी, जिसको हम कहते हैं संवैधानिक बेंच या कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच। आपको बस इतना ध्यान रखना है, संवैधानिक बेंच में 5 जज होते हैं और ये संविधान के प्रश्न के बारे में इंटरप्रिटेशन देते हैं, बस। अब संविधान के इतर में एक मामला है जिसको आप सुने होंगे, PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। एक बार PCS में सिर्फ इसका फुल फॉर्म पूछा था, तो ध्यान रखिएगा, PIL यानी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। और इसका अर्थ है कि जनहित याचिका, जन के हित में हम कोई पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट डाल सकते हैं। अगर कोई मामला जन के हित के लिए है तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में क्या कर सकते हो?
कोई पिटीशन दाखिल कर सकते हो। इसके सूत्रधार मतलब इसके फाउंडर कह सकते हो कि भारत में इसको लाने की स्टार्ट कह सकते हो 2 लोग थे। एक थे पीएन भगवती, ध्यान रखिएगा भारत में जनहित याचिका के जनक माने जाते हैं पीएन भगवती, और बीआर कृष्ण अय्यर, ये 2 थे। इन लोगों ने पीआईएल की शुरुआत भारत में की, पीएन भगवती और बीआर कृष्ण अय्यर। और पीआईएल सिर्फ सार्वजनिक मुद्दे पर दाखिल किया जा सकता है, किसी इंडिविजुअल मुद्दे पर नहीं। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए आपकी भैंसिया चोरी हो गई, किसी ने भैंस आपकी चुरा ले गई, तो क्या उसके लिए आप पीआईएल दाखिल करोगे? नहीं कर सकते, क्योंकि वो इंडिविजुअल मामला है। या फिर अगर सामने किसी कोई गांव है, उस गांव में एक नाली बह रहा है जिसमें मच्छर की समस्या है और बहुत गंदगी है, जिससे कई लोगों को टाइफाइड मलेरिया बुखार हो रहा है, तो इस केस में आप पीआईएल दाखिल कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखिएगा, पब्लिक के हित में आप दाखिल करोगे, खुद के हित में नहीं दाखिल करोगे, ध्यान रखिएगा। ओके, ये हमारा जुडिशियरी समाप्त हो गई। अब इसी से सटे हुए एक हमारा आर्टिकल है जिसको नॉर्मली हम लोग खत्म कर लेंगे। आर्टिकल 148 आपने सुना होगा और टाइटल है इसका कैग। तो चलिए इसको जरा देखते हैं हम लोग। कैग टाइटल क्या है? कैग। अब देखिए ध्यान रखना, टाइटल क्या है? कंप्ट्रोलर, कंट्रोलर नहीं, ध्यान रखना बच्चा, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। और हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, कैग के बारे में। बहुत 2 मिनट का टॉपिक है, ज़्यादा इसमें बवाल है नहीं, ठीक है। चलिए समझते हैं। आर्टिकल कौन सा है? 148। और कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल में ध्यान रखिएगा, पहली बात, नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। त्याग पत्र कौन दिलाएगा? राष्ट्रपति। इसको रिमूव कैसे करेंगे? तो आप लिख देंगे ना, सेम एज सुप्रीम कोर्ट जज, यानी जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाते हैं वैसे ही हम क्या करते हैं, इनको भी, कैग को भी हटाते हैं। अच्छा, इसके साथ साथ शपथ। तो तीसरी अनुसूची में जैसे औथ के बारे में बताया गया है वैसे ही औथ इनका होता है, ध्यान रखिएगा, तीसरी अनुसूची के अनुसार, यानी 3rd शेड्यूल में औथ जो लिखा गया है, शपथ जो लिखा गया है, उसी के हिसाब से ये शपथ लेते हैं। प्रेसिडेंट इनको अपॉइंट करता है, रेजिग्नेशन ये प्रेसिडेंट को ही देंगे। इसके साथ साथ रिमूव पार्लियामेंट करेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जज को कौन हटाता है? पार्लियामेंट। इसके साथ साथ इनका कार्यकाल, टेन्योर कितना होता है? जो कितना फिक्स नहीं होता, 6 साल। और बताओ, मतलब कंप्लीट बताओ। चश्मे वाले बताए कोई? 2.5 से, हाँ 5 साल। हाँ, चश्मे वाले लोग ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, ये है। जैसे असल में जानते हो, मैं इससे बड़ा ग्रसित हूँ इस मामले से। जब मैं इंटरमीडिएट में था तो केमिस्ट्री का वाइवा होता है, आप जानते हो 30 नंबर का होता है। और उस साल मैं केमिस्ट्री मुझे बड़ा पसंद था, तो हमने जब दिया वाइवा तो हम पूरा सब कुछ बता दिए थे, और मैं चश्मा नहीं लगाता हूँ, आप देख ही रहे हो, तो सब हम बता भी चुके थे, सब कुछ बढ़िया। उसके बाद से एक आया मेरे पीछे था, वो एकदम गोबर गणेश, जानते हो गोबर गणेश, मतलब बेकार, समझे। तो पढ़ाई लिखाई में एकदम शून्य था, लेकिन चश्मा लगाता था। और उसने वो गया बढ़िया, जो गया क्या बात है, वो भी चश्मा लगाया था जो इंटरव्यू ले रहा था। तो उससे बातचीत हुई बढ़िया, उसको दिया 30 में 30 नंबर, हमको दिया 30 में 27 नंबर। तो उसने वही बात कर रहा था कि चश्मे वाले लोग बड़ी इंटेलिजेंट है। तब से अंदर एक दुख है, अंदर से, चश्मे वाले लोग बड़ी इंटेलिजेंट। अब सोचो, मैं अगर कहीं, हाँ नहीं बेइज्जती नहीं है, बिल्कुल नहीं। मैंने बोला क्या ऐसा इंटेलिजेंट होते हैं, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन हर चश्मे वाला इंटेलिजेंट हो ये जरूरी नहीं है। जैसे हर बिना चश्मे वाला भी इंटेलिजेंट थोड़ी ना होता। ये तो एक हाइपरबोल है थोड़ा सा, नॉर्मली, और कुछ नहीं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं
कि अब मैं कुछ बन जाऊं या फिर किसी ऑफिस के पोस्ट पे चले जाऊं तो चश्मे वाले को टारगेट करूं, ऐसा नहीं है, समझ गए ना। अब तुम सोच रहे हो कि अगर आपके जैसा कोई इसी मानसिकता का इंटरव्यूअर निकल जाए, चश्मे वाले को ज्यादा हिट करे, तो फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा ना, लेकिन ऐसा नहीं होगा, टेंशन नहीं। चलिए, तो इसका कार्यकाल कितना होता है? 6%, ठीक है ना, ओके। तो टेन्योर इसका 6% होता है। अब एक चीज और जो मेन होता है, जो इसके बारे में स्टेटमेंट सबसे जरूरी है, कहा जाता है कि ये संसद से निकलने वाले धन पर, यानी संसद सॉरी कह रहे हैं, कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से निकलने वाले धन पर क्या ये कंट्रोल करता है क्या? आप कहोगे नहीं, ये किसी भी प्रकार से मनी को कंट्रोल नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ क्या करता है? ऑडिट करता है। ऑडिट मतलब अंकेक्षण, मतलब कितना पैसा गया, कितना पैसा आया, बस ऑडिटिंग का काम करता है, और किसी भी प्रकार का ये कंट्रोल नहीं करता। ये ध्यान रखना है आपको, कैसे भी ऑडिटिंग का काम करता है। अब ऑडिट किसका करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट का करता है, स्टेट गवर्नमेंट का करता है। इसके साथ साथ जितने भी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, पीएसयू जानते हो ना, जो सरकारी कंपनियां हैं जैसे बीपीसीएल, एचपीसीएल, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, यानी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, जिसको हम कहते हैं भारतीय उपक्रम, ऐसे करके है कुछ, इनकी जांच कौन करता है? हमारा कैग करता है। कह सकते हो कि संसद से निकलने वाले धन की भी पूरी जानकारी ये रखता है कैग। पब्लिक अकाउंट कमेटी, ध्यान रखेगा, पब्लिक अकाउंट कमेटी, कैग, ये और एस्टीमेट कमेटी, ये तीनों एक दूसरे की क्या करते हैं? सहायता करते हैं ऑडिटिंग करने के मामले में। स्टेट की ऑडिटिंग कैग के द्वारा होता है, ये ध्यान रखेगा। लेकिन किसका नहीं होता है? आरबीआई की ऑडिटिंग ये नहीं करता है, एलआईसी की ऑडिटिंग नहीं करता है, एसबीआई की ऑडिटिंग नहीं करता है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की ऑडिटिंग नहीं करता, प्राइवेट कंपनियों की ऑडिटिंग नहीं करता, वो खुद अपना कर लेते हैं, जिसको आप कहते हो सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो जो काम सीए का होता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट का होता है, अंकेक्षण करने का काम, ऑडिटिंग करने का काम, वही काम हमारे भारत में किसका है? हमारे भारत में कैग का है। और कैग का आर्टिकल क्या है? आर्टिकल 148। और जैसे हमारा कैग है, कैग तो एक चीज ध्यान रखना, क्या राज्यों के लिए कैग होता है क्या? जैसे केंद्र के लिए प्रेसिडेंट है, स्टेट के लिए गवर्नर है, केंद्र के लिए कैग है, तो राज्यों के लिए सैग है क्या? नहीं है भैया, राज्यों के लिए कैग नहीं है। हमारे यहाँ सिंगल ऑडिटिंग सिस्टम है, मतलब एकल अंकेक्षण प्रणाली, मतलब भारत में सिर्फ एक ही ऑडिटिंग होता है, हमारे यहाँ स्टेट का कोई ऑडिटिंग की व्यवस्था नहीं। ओके, बढ़िया। इसके साथ साथ देखा जाए तो ओएनजीसी, अगर मैं कहूँ आपको, इंडियन एयरलाइंस कहूँ, तो ये सब की ऑडिटिंग कौन करता है? हमारा कैग करता है। फिर जो पीएसी की रिपोर्ट होती है, यानी पब्लिक अकाउंट कमेटी, जिसके बारे में बात हुई थी कल परसों, तो पीएसी यानी पब्लिक अकाउंट कमेटी की जो रिपोर्ट होता है, इसको ये कहां भेजता है? कोई बता दे। इसको ये पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस कराता है, संसद में क्या कराता है? इंट्रोड्यूस कराता है। उसके साथ साथ केंद्र और राज्य की जितने भी पैसे निकलते हैं उनको क्या करता है? ऑडिट करता है। ये सारी बातें मैंने बता दी है। तो वेतन और जो भत्ते हैं, यानी इनकी जो सैलरी है, ये जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश होते हैं, यानी 280 की 250, यानी इनकी सैलरी कितनी है? 250 है। और सैलरी इनको कहां से मिलती है? तो आप कहोगे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से मिलती है इनकी सैलरी। तो ये रहा हमारा कैग। तो कैग हो गया, सुप्रीम कोर्ट हो गया। अब जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक आने वाला है, ये होने वाला है हमारा, जो हमारा क्या बोलते हैं, हाई कोर्ट। और हाई कोर्ट देखो, अब समझो, अब ज्यादा समय नहीं, आपने सुप्रीम कोर्ट समझ लिया ना, तो हाई कोर्ट में कुछ नहीं। जैसे अब एक काम कीजिएगा, मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूं, कर लोगे ना? होमवर्क आपका ये है कि आपको ये बताना है मुझे कल, और लिस्ट बना के लेके आना, नहीं तो बहुत डंडा लेके आएंगे। और मेरी क्लास हो सके तो बुधवार को लगेगी, मैं बुधवार को आऊँगा, आप सीधे बुध, बृहस्पति, शुक्र, तो मैं पहले ही बता दे रहा हूँ। तो इसलिए आपको क्या बनाना है, लेके आना है, आपको एक लिस्ट बनाना है, जिसमें ये करना है कि भारत के जितने भी हाई कोर्ट हैं, उन हाई कोर्ट के नाम लिखना है, ठीक है ना? और आपको ये चीज, पहले एक चीज ध्यान रखेगा कि जैसे यूपी का राजधानी कहां पर है? लखनऊ, लेकिन यूपी का हाई कोर्ट कहां है बच्चा? हाँ, प्रयागराज। तो आपको ऐसे लिस्ट बनाने हैं जो हाई कोर्ट कह सकते हो कैपिटल से अलग है, ठीक है ना? ये आपको लिख के आना है। प्लस 25 हाई कोर्ट है, तो कौन ऐसा हाई कोर्ट है जिस हाई कोर्ट का जो कह सकते हो जुरिडिक्शन,
वन या एक से अधिक राज्य में है। जैसे महाराष्ट्र हाई कोर्ट में ही है गोवा, दमन दीव दादर नागर हवेली, ठीक है ना। उसके साथ साथ अगर देखा जाए केरला में भी है, केरला हाई कोर्ट के लक्षद्वीप का आ जाता है, वेस्ट बंगाल वाला आ जाता है तुम्हारा अंडमान निकोबार का, गुवाहाटी हाई कोर्ट देख लेना, फिर उसके साथ पंजाब देख लो, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, तीनों ऐसे करके आप देख लीजिएगा कि किसकी जुरिडिक्शन कहाँ है। तो मैं एक हल्का सा पूरा ही देखेंगे, जो आर्टिकल बाजी होगी वो भी होगी, जो जैसे कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। अब लेकिन हाँ, अब आप कहोगे कि कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड समझाइए, मजा नहीं है। मैं आपको बता दूंगा कि आर्टिकल कौन सा है, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड आप समझ रहे हो। इसके साथ साथ एक्टिंग जज की बात करूंगा तो अभी आप समझ रहे हो, एडिशनल जज आपको बताना पड़ेगा क्योंकि वो चीजें नहीं, प्लस रीट की बारे में बात होगी तो आप जान रहे हो। तो ऐसे ही हम लोग एक हाई कोर्ट को ओवरव्यू के रूप में, और स्टेट को समझने से पहले आपको सेंटर पढ़ना पड़ेगा, और सेंटर हमने पढ़ा दिया है। तो आप घर पे क्या करोगे, रिवीजन करके आओगे। कौन सा रिवीजन? प्रेसिडेंट और उसकी पूरी पावर, मंत्री परिषद यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ये आपको रिवाइज करके आना है। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिवाइज करके आना है, और आपको जो प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट है, इसको रिवाइज करके आना है। तो जब आप ये रिवाइज करके आओगे तो फटाफट गोली की रफ्तार में हम लोग इसको कवर कर लेंगे। तो जैसे ही हमारा कवर हो जाएगा तो फिर हमारा बहुत ही आसान हो जाएगा चीजें, तो आराम से हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।